नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों, बीएसटीसी प्रथम वर्ष का जो 9वां पेपर है वो है आपका कला शिक्षा का। इसके मैं आपको आज सेकंड गैस पेपर के बारे में बताऊंगा और इस प्रश्न को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इस प्रश्न पत्र की जो अंकवार है वो आपका 30 नंबर का है। पास होने के लिए इसमें आपको 12 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपना मॉडल पेपर, अपना गैस पेपर शुरुआत करते हैं। इनको आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका है, सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है। तो आपको याद रखना है, सबसे लंबी फड़ और सबसे छोटी फड़ पूछी जाए तो साथियों वो होंगे आपके देवनारायण जी। और पूछे कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो सबसे लोकप्रिय फड़ है आपकी पाबू जी की। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकप्रिय पूछे तो पाबू जी की है, और सबसे लंबी और सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे छोटी फड़ वो है देवनारायण की है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्य कला के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो नाट्य कला के साथियों प्रवर्तक हैं भरत मुनि। ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वाद्य यंत्रों की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो भारतीय जो वाद्य यंत्र हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले तो है तत्व वाद्य यंत्र, दूसरा प्रकार है सुशिर वाद्य यंत्र, तीसरा है अवनद्ध वाद्य यंत्र और चौथा प्रकार है घन वाद्य यंत्र। ये आप लोगों को याद रख लेना। अगला प्रश्न है चौथा, भारत में मुगल शैली के प्रमुख केंद्र कहाँ पर थे, कौन कौन से थे। तो मुगल शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर। ये जगह आपकी मुगल शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका पांचवा, मुक्त अभिव्यक्ति को परिभाषित करें। कला के किसी भी माध्यम को बालक के द्वारा स्व प्रेरणा से अभिव्यक्ति देना ही मुक्त अभिव्यक्ति कहलाती है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है छठवां, अरस्तु के अनुसार कला के कितने भेद हैं। तो अरस्तु ने कला के 3 भेद बताए हैं। पहला प्रकार बताया था ललित कला, दूसरा है आचरण कला और तीसरा है उपयोगी कला। तीनों को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति एवं सभ्यता में विभेद पर टिप्पणी लिखिए। संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, दोनों में अंतर आपको लिखना है। तो आंसर देखेंगे, क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के कारण नई नई सभ्य संभावनाएं जन्म लेती हैं। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है और कला का नया रूप सामने आता है। नए नए मापदंड स्थापित होते हैं, फिर भी सभ्यता और संस्कृति में अंतर है। सभ्यता मानव के भौतिक विकास के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। यह अनुकरण पर आधारित प्रक्रिया है जो एक मनुष्य या समुदाय के दूसरे तक पहुंचती है। सभ्यता बौद्धिक उन्नति पर आधारित है। जो जो मनुष्य का भौतिक व मानसिक स्तर बढ़ता है उसी अनुपात में उसकी भौतिक सभ्यता भी विकसित होती है, जबकि संस्कृति है वो आत्मोन्नति का प्रतिफल है। ये दोनों में अंतर याद रखना। अगला प्रश्न है, अथवा में सृजन का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। नेक्स्ट हम प्रश्न पर आते हैं 8वां, प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा का क्या महत्व है। तो महत्व देखेंगे, कला शिक्षा बच्चों को संरचित पाठों की अपेक्षा अधिक सृजनात्मक तरीके से सीखने की अनुमति देता है। इसमें गलती होने का भय नहीं है। यहाँ उन्हें बिना भयभीत हुए बिना इधर उधर के काम करने की स्वीकृति है। कला शिक्षा का स्व विश्लेषण, स्व सम्मान और स्व अनुशासन के स्तर को भी बढ़ाता है और यह व्यावहारिक अभिरुचि को विकसित करता है और चिंतन को सुसाध्य बनाता है। यह आपका प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का महत्व है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, वस्तुओं के निर्माण में सौंदर्य बोध की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका प्रश्न यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। आप अथवा वाले प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाएं।
9वां प्रश्न है पोत एवं अंतराल में क्या संबंध है। पोत व अंतराल का एक दूसरे से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। तो चित्र में अंतराल की एक रस्ता को पोत की सहायता से भंग किया जा सकता है और इस प्रकार उसमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यदि दो आकार, परिमाप तथा रचना में एक समान है तो पोत द्वारा असम असंतुलन प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक कला में कोलाज का विकास पोत के प्रति रुचि उत्पन्न होने से ही हुआ है, जिसके माध्यम से चित्रभूमि पर विभिन्न वस्तुओं को चिपका करके चित्रभूमि की एक रस्ता को तोड़ा जा सकता है। पोत तथा अंतराल में परस्पर संबंध के कारण ही कला की अभिव्यक्ति को सार्थक रूप दिया जा सकता है। तो ये आपका पोत और अंतराल में संबंध। 8वां में प्रश्न है साथियों, पेस्टल रंग क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पेस्टल रंगों के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएंगे, यूनिट नंबर 3 में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, लोक संगीत से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को समझाइए। तो आदिकाल से ही मानव हृदय में प्रकृति एवं जीवन सौंदर्य के प्रति आकर्षण, अनुभूति व उद्गार थे। उसके उल्लास भरे स्वरों, अस्पष्ट शब्दयुक्त स्फुटन में ही अंकुर फूटा, जिसने समाज की आवश्यकता व विकास के साथ अपना पूर्ण रूप प्राप्त किया। किसी भी प्रदेश का लोक संगीत वहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग होता है। सामाजिक जीवन का कोई भी अनुष्ठान या लोक उत्सव संगीत के बिना अधूरा रहता है। लोक संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक परंपरा लंबे समय तक जीवित रहती है। विभिन्न प्रांतों की प्रादेशिक संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, भाषा, बोलचाल आदि से जुड़े सभी रस भावों की संगीतपूर्ण अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, लोक संगीत कहलाती है। 8वां में आपका प्रश्न है, सप्तक किसे कहते हैं, सप्तक के भेदों को संक्षेप में वर्णन करो। तो ये प्रश्न आपका यूनिट 4 का है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 11वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की चित्रशैलियाँ कौन कौन सी हैं और उनकी उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये प्रश्न आपको कला संस्कृति का ही है ये। तो मेवाड़ की शैलियाँ जो हैं वो 4 प्रमुख शैलियाँ हैं, जैसे हमारी मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और मेवात। ठीक है, मेवाड़ शैली में कौन कौन सी आती हैं उपशैलियाँ, उदयपुर, देवगढ़, चामुंड और नाथद्वारा। मारवाड़ में आती हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर और सिरोही, ये उपशैलियाँ आती है। हाड़ौती में आती है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दुगारी। और मेवात में आता है अलवर, जयपुर, उनियारा, शेखावाटी, ये उपशैलियाँ आती है। ध्यान रखेंगे सबका। नेक्स्ट है अथवा में बूंदी शैली एवं जयपुर शैली की विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रश्न आपका यूनिट 5 में है। 12वां प्रश्न है, त्रिआयामी दृश्य कला क्या है, इनमें कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो त्रिआयामी का मतलब है 3 आयाम, जिसमें लंबाई, चौड़ाई या फिर उसकी मोटाई, गहराई होती है। मूर्ति के त्रिआयामी होने के कारण ही दर्शक शिल्प को सभी कोणों से देख सकता है, सभी एंगल से देख सकता है। शिल्प निर्माण हेतु कलाकार प्राचीन काल से ही अनेक माध्यमों को प्रयुक्त करता आया है, जिनमें मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, कांसा, सिरेमिक आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में कलाकार सृजन के प्रयास के साथ ही नवीन माध्यमों को प्रयुक्त करने हेतु प्रयासरत रहा है। फाइबर, कांच, सीमेंट, कंक्रीट, कपड़े, रस्सी, कागज आदि अनुपयोगी सामग्रियों को माध्यम बनाकर शिल्पी शिल्पाकृतियों का सृजन करता है। 8वां में प्रश्न है आपका, पेपर मैसी बनाने की विधि का वर्णन करो। इम्पोर्टेंट है पेपर मैसी बनाने की विधि। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13वां, मुखौटा क्या है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है, महत्व भी लिखें। मुखौटा कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले हम मुखौटा की बात करते हैं। नाटक कला में मुखौटों का बड़ा महत्व है। नाटकीय रंगमंच पर कई पात्र इस प्रकार के होते हैं जिन्हें साधारण मानव अपनी आकृति व वेशभूषा में प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकट नहीं कर पाता।
वैसे मनोरंजन के तौर पर छोटे बच्चों को हम मुखौटे लगाकर प्रसन्न करते हैं। मुखौटे से व्यक्ति जैसा भी चाहे अपना प्रदर्शन कर सकता है। मुखौटा बनाने की विधि देखिएगा। मुखौटे मुंह पर बांधे जाते हैं, अतः इनका आकार मुख के आकार के समान होता है। मुखौटे अधिकतर मिट्टी कुट्टी के या प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाते हैं। अलग अलग मुखौटों के अलग अलग सांचे तैयार किए जाते हैं, फिर उनके माध्यम से अनेक मुखौटे बनाए जाते हैं। आजकल मुखौटे रबर या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के बाद उनमें विभिन्न रंग भर करके उन्हें सजाया जाता है। अब मुखौटों का महत्व देखिए। मुखौटे नाटक में पात्र अनुसार अभिनय करने के लिए आवश्यक है। मुखौटे लगाने से दर्शकों के दिल पर पात्र की वास्तविक रूपरेखा का प्रभाव पड़ता है। मुखौटे बालकों के मनोरंजन के लिए भी आवश्यक है। कठपुतली की तरह मुखौटे लौकिक कथाओं के प्रदर्शन में भी आवश्यक होते हैं। आपका प्रश्न है अथवा में, कावड़ चित्रण का मूल उद्देश्य क्या है? कावड़ चित्रण की विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आपका अंतिम प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अंतिम नहीं है, 14वां है। नाटक के मंचीय अंशों का प्रमुख अंश जो है उनका वर्णन कीजिएगा। तो देखिए, नाटक के अंतर्गत दो प्रकार के अंश हैं। पहला तो है मंचीय अंश और दूसरा है नेपथ्य अंश। मैं आपको इस प्रश्न में मंचीय अंश के बारे में बता रहा हूँ और आप लोग मंचीय अंश के साथ साथ नेपथ्य अंश को भी पढ़ के जाएंगे। तो मंचीय अंशों के प्रकार देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला है अभिनय। नाट्य शास्त्र में मुख्यतः 4 तरह के अभिनय की बात की जाती है, जैसे आंगिक, वाचिक, वस्त्र विन्यास और श्रृंगार। ये 4 प्रकार के अभिनय। मंचीय अंश का दूसरा प्रकार है चरित्र चित्रण। इसमें अभिनय के चारों ही पक्षों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। जब हम किसी पात्र को अभिनीत करते हैं तो हमारे सामने कहानी व घटनाक्रम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहले यह देखना होगा कि उस पात्र की शारीरिक बनावट कैसी है, छोटा है या बड़ा, किस उम्र का है, वो कैसे बोलेगा, सोचेगा कैसे, इन सब बातों को देखा जाता है। अपने किसी भी पात्र को आंगिक, वाचिक व आहार्य अभिनय द्वारा शोभित करके पूरे मनोवेग से निश्चित रसों व भावों का प्रदर्शन कर उस पात्र की जीवंतता प्रदान करना ही चरित्र चित्रण कहलाता है। तीसरा अंश है इसमें हाव भाव। भावों के बिना रस नहीं है और रस के बिना भावों का कोई महत्व नहीं है। जब अभिनेता अपने हाव भाव से किसी पात्र को निश्चित पहचान देता है तो हम उसे उच्च कोटि का कलाकार मानते हैं। चौथा अंश है मंच में संवाद। किसी भी नाटक में उसके संवाद यानी जो डायलॉग हो वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर व्यक्ति विशेष के संवाद इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसकी क्या उम्र है। हमें संवाद लिखने से पहले ये देखना होगा कि बोलने वाले की उम्र क्या है। अथवा में आपको प्रश्न मैंने बताया था, मैंने मंचीय अंशों के बारे में आपको बताया। अब आपको नाटक के नेपथ्य अंश कौन कौन से हैं इसको भी पढ़ के जाना है। एक प्रश्न दोनों में से जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। आपको वाद्य यंत्र दिए गए हैं जैसे कमायचा, अलगोजा, करताल। यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। प्रश्न ऐसा आएगा भाई, ठीक है। इनमें से प्रश्न आएंगे। 15वां प्रश्न है, राजस्थान की स्थापत्य कला का विकास एवं उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखेंगे, भारतीय स्थापत्य कला की भांति ही राजस्थान में स्थापत्य कला के उदाहरण नदी घाटी सभ्यताओं के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। गंगानगर के निकट सरस्वती, कालीबंगा नदियों का उत्खनन सामग्री से स्पष्ट होता है। कालीबंगा क्षेत्र से एक किले के भाग प्राप्त हुए। 2 साधारण बस्तियों के अवशेष भी मिले। वहीं दूसरी ओर वनास सभ्यता, आहड़ में ताम्रयुगीन सभ्यता के उदाहरण भी प्राप्त हुए। वहीं इस सभ्यता के अनेक केंद्रों जैसे गिलुंड, करणपुर, बागोर, बालाथल में भी नदी घाटी सभ्यता के
स्थापत्य अवशेष मिले हैं। नदी घाटी सभ्यताओं में गोदुलू के बाद राजस्थान में कई जनपदों का अभ्युदय हुआ है, जिसमें नगर पुरविन्यास का विकास क्रम देखा जाता है। इसमें सीबी जनपद, मत्स्य जनपद आदि प्रमुख हैं। मौर्य युग से गुप्त युग तक भारतीय सभ्यता की भांति राजस्थान के एक विशेष रूप का विकास हुआ, जैसे विराटनगर जयपुर में है, वर्तमान में अब नीम का थाना में आता है। मध्यमिका चित्तौड़गढ़, नांदस भीलवाड़ा, रंगमहल बीकानेर, कल्याणपुर उदयपुर आदि द्रष्टव्य कला अवशेष इस युग की स्थापत्य कला के नायाब उदाहरण हैं। 8वीं से लेकर के 18वीं सदी तक राजस्थान में मंदिर स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। यहाँ मंदिर स्थापत्य की सांधार व निरंधार शैलियों का निर्माण विशेष रूप से देखा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र के ओशिया, किराड़ू के मंदिर, देलवाड़ा, रणकपुर, बरमान, दधी माता मंदिर, पीपलाज माता, शिवालय बचकला और मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से? सास बहू का मंदिर नागदा में, अंबिका मंदिर जगत शलुम्बर में, आहड़ का विष्णु मंदिर आदि स्थापत्य कला के अद्भुत केंद्र हैं। अथवा में प्रश्न है आपका, बंगाल शैली के विकास में प्रमुख कलाकारों के योगदानों का वर्णन कीजिए। बंगाल चित्र शैली के कौन कौन से कलाकार थे? तो ये प्रश्न आपका यूनिट 5 में मिलेगा, आप जरूर पढ़ के जाएं। तो ये वाला अपना कला शिक्षा का मॉडल पेपर 2 होता है। आप सभी विद्यार्थी जितने भी पढ़ रहे हैं पूरे मनोयोग के साथ पढ़ें, और जो विद्यार्थी रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहा है, पात्रता L1 की, वो पात्रता की तैयारी करता रहे। और हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट की पात्रता की जितनी भी सब्जेक्ट हैं वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ हैं, उसका भी आप पूरा सदुपयोग करें। थैंक यू सो मच।